हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बायोकेमिस्ट्री का पहला लेक्चर करेंगे, इम्पोर्टेंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री। इस लेक्चर को हम दो पार्ट्स में स्टडी करेंगे। सबसे पहला पार्ट होगा जनरल इंट्रोडक्शन या सामान्य परिचय का, और दूसरा पार्ट होगा इम्पोर्टेंस या महत्व का। तो सबसे पहले अगर हम सामान्य परिचय या जनरल इंट्रोडक्शन की बात करें तो हम बायोकेमिस्ट्री को किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। तो जीवों में उपस्थित रासायनिक अवयवों, रासायनिक अभिक्रियाओं व ऊर्जा परिवर्तनों के अध्ययन को जैव रसायन कहा जाता है। तो अब कोशिकाओं के अंदर कई तरह के रासायनिक अवयव उपस्थित हो सकते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, विटामिन्स, न्यूक्लिक एसिड्स एक्स्ट्रा। ठीक है, उनका जो अध्ययन है वो बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत हम लोग करते हैं। अब ये जो रासायनिक अवयव हैं, इनके बीच में रासायनिक अभिक्रियाएं होती रहती हैं। तो इन सभी रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन भी हम लोग बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत करते हैं। अब हर एक कोशिका में जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, उन रासायनिक अभिक्रियाओं की वजह से ऊर्जा परिवर्तन होते हैं। अर्थात किसी अभिक्रिया में ऊर्जा का निर्माण होता है, किसी अभिक्रिया के अंदर ऊर्जा खर्च होती है। इस प्रकार कोशिका में ऊर्जा की मात्रा कम या अधिक होती रहती है, और इसी को ही हम लोग ऊर्जा परिवर्तन कह देते हैं। इन्हीं ऊर्जा परिवर्तनों का अध्ययन हम बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत करते हैं। अब बायोकेमिस्ट्री शब्द जो था, ये सबसे पहले कार्ल न्यूबर्ग ने दिया था 1903 के अंदर। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब बायोकेमिस्ट्री शब्द जो है वो ग्रीक भाषा के दो शब्दों के मिलने से बना है। मैं आपको बता दूं, जितने भी बायोलॉजिकल शब्द हैं वो ज़्यादातर लैटिन भाषा से लिए गए हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर ग्रीक भाषा का नाम आता है। आपने बहुत सारे वैज्ञानिक नाम सुने होंगे, जैसे कीटों के वैज्ञानिक नाम हैं, या पौधों के वैज्ञानिक नाम हैं, या जंतुओं के वैज्ञानिक नाम हैं। तो ये सारे के सारे वैज्ञानिक नाम किस भाषा में होते हैं? लैटिन भाषा में। अर्थात अधिकांश बायोलॉजिकल जो शब्द हैं वो लैटिन भाषा से लिए गए हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर नाम आता है ग्रीक भाषा का। तो बायोकेमिस्ट्री शब्द जो है वो ग्रीक भाषा से लिया गया है, और ग्रीक भाषा के दो शब्दों के आपस में जुड़ने से बना है, बायोस व केमिस्ट्री। बायोस का अर्थ है जीवन, और केमिस्ट्री का अर्थ है रसायन विज्ञान। अर्थात बायोकेमिस्ट्री क्या है? जीवन का रसायन विज्ञान है। बायोकेमिस्ट्री को दो शाखाओं के अंदर विभाजित किया गया है, डिस्क्रिप्टिव बायोकेमिस्ट्री और डायनेमिक बायोकेमिस्ट्री। डिस्क्रिप्टिव बायोकेमिस्ट्री, या जिसे हिंदी में वर्णनात्मक जैव रसायन भी कह देते हैं, और डायनेमिक बायोकेमिस्ट्री, जिसे हिंदी में गतिक जैव रसायन भी कह देते हैं। तो अब इन दोनों ब्रांचेस के अंदर क्या क्या अंतर हैं वो हम लोग देखेंगे। सबसे पहले अगर हम वर्णनात्मक जैव रसायन या डिस्क्रिप्टिव बायोकेमिस्ट्री की बात करें तो इसके अंतर्गत जीवों की कोशिकाओं में उपस्थित रासायनिक अवयवों के गुणात्मक व मात्रात्मक गुणों का अध्ययन किया जाता है। अब जैसे कोई भी रासायनिक अवयव है, कोशिका में उपस्थित है, उसकी प्रकृति किस प्रकार की है? वो कार्बोहाइड्रेट है, या प्रोटीन है, या लिपिड है, या न्यूक्लिक एसिड है, या विटामिन है। तो ये उसके क्या कहलाते हैं? गुणात्मक लक्षण कहलाते हैं। और हर एक कोशिका के अंदर इन रासायनिक अवयवों की प्रतिशत मात्रा निश्चित होती है, यानी कार्बोहाइड्रेट की प्रतिशत मात्रा, लिपिड्स की प्रतिशत मात्रा और प्रोटीन्स की प्रतिशत मात्रा। तो ये इसके मात्रात्मक गुण कहलाते हैं। तो इसका मतलब वर्णनात्मक जैव रसायन में हम लोग रासायनिक अवयवों के गुण तथा उनकी मात्रा के बारे में अध्ययन करते हैं। दूसरा, अगर हम बात करें डायनेमिक बायोकेमिस्ट्री या गतिक जैव रसायन की, तो जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, गतिक का अर्थ है गतिशील, और कोशिका में गतिशील चीज़ क्या होती है? रासायनिक अभिक्रिया। तो इसका मतलब गतिक जैव रसायन में हम लोग क्या करते हैं? रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। तो गतिक जैव रसायन के अंतर्गत जीवों की कोशिकाओं में विभिन्न रासायनिक अवयवों के मध्य होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं व ऊर्जा परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। अब बायोकेमिस्ट्री से संबंधित तीन वैज्ञानिकों के नाम आपको ध्यान में रखने हैं। सबसे पहला नाम आता है विलियम शीले का। विलियम शीले की बात करें तो इसे हम बोलते हैं फादर ऑफ डिस्क्रिप्टिव बायोकेमिस्ट्री, या वर्णनात्मक जैव रसायन का जनक। विलियम शीले की बात करें
तो इसने सर्वप्रथम पौधों व जंतुओं में उपस्थित अवयवों का रासायनिक संगठन ज्ञात किया। सभी अवयवों का तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ अवयवों का रासायनिक संगठन जो था वो इसने जरूर ज्ञात किया था। इसने अनेक अम्लों को विभिन्न पदार्थों से पृथक किया था। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं बताऊं तो नींबू से इसने साइट्रिक अम्ल को पृथक किया था, खट्टे दूध से इसने लैक्टिक अम्ल को पृथक किया था, सेब से इसने मैलिक अम्ल को पृथक किया था, और मूत्र यानी कि यूरिन से इसने यूरिक अम्ल को पृथक किया था। तो ये सबसे पहला वैज्ञानिक है जो आपको ध्यान में रखना है। दूसरा वैज्ञानिक है ए लेवोशियर। ए लेवोशियर को फादर ऑफ बायोकेमिस्ट्री या जैव रसायन का जनक भी कहा जाता है। इसके अलावा इसे फादर ऑफ डायनेमिक बायोकेमिस्ट्री या गतिक जैव रसायन का जनक भी कहा जाता है। ए लेवोशियर की बात करें तो इसने सर्वप्रथम ऑक्सीकरण विचारधारा को विकसित किया और जंतुओं में श्वसन प्रक्रिया को स्पष्ट किया। हमें पता है कि हमारी कोशिकाओं के अंदर या पौधों की कोशिकाओं के अंदर जो श्वसन प्रक्रिया चलती है वो एक प्रकार का ऑक्सीकरण है। इस प्रक्रिया में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है जिससे ऊर्जा का निर्माण होता है। ए लेवोशियर ने यह भी बताया कि जो श्वसन है वो एक प्रकार की दहन प्रक्रिया है। जिस प्रकार से दहन में ईंधन का ऑक्सीकरण होता है, जल और कार्बन डाइऑक्साइड निकलते हैं तथा ऊर्जा निकलती है, उसी प्रकार से श्वसन में भी ग्लूकोज जो है उसको ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं और इस ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का निर्माण होता है। अब श्वसन और दहन में फिर अंतर क्या हुआ? अंतर केवल इतना है कि दहन की प्रक्रिया में जो ऊर्जा है वो ऊष्मा के रूप में वातावरण में चली जाती है, जबकि श्वसन में जो ऊर्जा है उसे हम एटीपी के रूप में संग्रहित कर लेते हैं या स्टोर कर लेते हैं। तो ये है दूसरा वैज्ञानिक ए लेवोशियर। उसके बाद तीसरा वैज्ञानिक है जे वॉन लिबिक। जे वॉन लिबिक को फादर ऑफ एग्रीकल्चर बायोकेमिस्ट्री भी कहा जाता है, या हिंदी में हम लोग कहें तो कृषि जैव रसायन का जनक भी कहते हैं। जे वॉन लिबिक की बात करें तो इसने बताया कि हरे पौधों के पोषक पदार्थ अकार्बनिक होते हैं। अब कार्बनिक और अकार्बनिक इन दोनों में अंतर आपको पता होना चाहिए। कार्बनिक कौन से होते हैं? ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ रहता है कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। और अकार्बनिक कौन से होते हैं? ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन हाइड्रोजन के साथ सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़ा हुआ नहीं होता है, अकार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। तो जे वॉन लिबिक ने बताया कि जितने भी हरे पेड़ पौधे होते हैं उनके जो पोषक पदार्थ हैं या जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो अकार्बनिक होते हैं, अर्थात इनऑर्गेनिक होते हैं। इसके अलावा इसने अनेक पुस्तकें भी लिखी जिन्होंने प्रारंभिक जैव रसायन के विकास के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसके बाद इस लेक्चर का दूसरा पार्ट हम लोग देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री या जैव रसायन का महत्व। तो अगर हम जैव रसायन के महत्व की बात करें तो जैव रसायन का जो अंतिम उद्देश्य है वो सजीवों और निर्जीवों में संबंध स्थापित करना है और उनके बीच के अंतर को ज्ञात करना है, अर्थात लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में जो जो डिफरेंसेस पाए जाते हैं, जो जो अंतर उपस्थित हैं उनको ज्ञात करना और लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश करना जैव रसायन का अंतिम उद्देश्य है। तो कई तरह के महत्व या जो इम्पोर्टेंस हैं वो जैव रसायन के हो सकते हैं, तो इसको हम लोग पॉइंट्स में पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहला पॉइंट आता है कोशिका संरचना या सेल स्ट्रक्चर। तो हमें पता है कि परमाणुओं के मिलने से अणु बनते हैं और अणुओं के मिलने से यौगिक बनते हैं, और यौगिक अगर आपस में मिल जाएं तो जटिल यौगिकों का निर्माण हो जाता है। तो कोशिकाओं के अंदर जो तत्व उपस्थित होते हैं उन्हें दो कैटेगरीज में या दो भागों के अंदर विभाजित किया गया है, मुख्य तत्व और सूक्ष्म तत्व। मुख्य तत्व कौन से होते हैं? ऐसे तत्व जो बहुत बड़ी मात्रा में कोशिका में पाए जाते हैं, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर व कैल्शियम। तथा दूसरे हैं सूक्ष्म तत्व। सूक्ष्म तत्व कौन से होते हैं? ऐसे तत्व जो बहुत कम मात्रा में कोशिका में पाए जाते हैं, जैसे आयरन, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कोबाल्ट, कॉपर, मैग्नीज, आयोडीन आदि। ठीक है। तो जो जटिल यौगिक बनते हैं वो कोशिका के अंदर कौन कौन से हैं? तो आपने नाम सुना ही है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स,
लिपिड्स, डीएनए, आरएनए, हॉर्मोन्स आदि। ठीक है, और ये जितने भी जटिल यौगिक हैं वो कोशिका की संरचना का निर्माण करते हैं। इस प्रकार हमें कोशिका की संरचना के बारे में कहाँ से पता चलता है? बायोकेमिस्ट्री से या जैव रसायन से पता चलता है। उसके बाद बायोकेमिस्ट्री का दूसरा महत्व है ऊर्जा स्रोत, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं एनर्जी सोर्स। तो हमें पता है कि कोशिका में एटीपी ऊर्जा का रूप है, अर्थात कोशिका के अंदर जो ऊर्जा है वो एटीपी के रूप में उपस्थित होती है। अब एटीपी का निर्माण कहाँ होता है ये हमें पता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का निर्माण किस प्रकार से होता है इसकी व्याख्या कौन कर सकता है? केवल बायोकेमिस्ट्री कर सकती है। तो इस प्रकार हमें बायोकेमिस्ट्री से ऊर्जा स्रोत या एनर्जी सोर्स के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद तीसरा महत्व है जैव उत्प्रेरक या बायोकैटालिस्ट। अब कोशिका में एंजाइम्स उपस्थित होते हैं जो विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। तो कोशिका के अंदर जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं चलती हैं उन सभी रासायनिक अभिक्रियाओं को एंजाइमों के द्वारा उत्प्रेरित किया जाता है। ठीक है, और ये जो भी इंफॉर्मेशन है या जो भी जानकारी है ये हमें कहाँ से मिलती है? बायोकेमिस्ट्री के ज्ञान से ही मिलती है। उसके बाद फोर्थ इंपॉर्टेंस या चौथा जो महत्व है वो है पाचन या डाइजेशन। अब हमें पता है कि भोजन का पाचन आहारनाल में विभिन्न एंजाइमों की क्रिया के द्वारा होता है जिसे बाह्य कोशिकीय पाचन कहते हैं। आहारनाल के अंदर जो भी भोजन पहुंचता है या हम लोग जो भी भोजन खाते हैं या फूड मटेरियल ग्रहण करते हैं वो हमारी आहारनाल में जाता है, और आहारनाल के अंदर उस पर बहुत सारे एंजाइम्स क्रिया करते हैं और एंजाइमों की क्रिया से ही इस भोजन का पाचन होता है। अब ये पाचन कोशिका के बाहर हो रहा है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बाह्य कोशिकीय पाचन। तो बाह्य कोशिकीय पाचन कैसे होता है, क्या क्या उसमें रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हमें कहाँ से पता चलता है? बायोकेमिस्ट्री से पता चलता है। ठीक है, अब जब भोजन कोशिका के अंदर पहुँच जाता है तो कोशिका के अंदर लाइसोसोम उपस्थित होता है। अब इस लाइसोसोम के अंदर भी एंजाइम्स उपस्थित होते हैं। तो इस लाइसोसोम के अंदर जो एंजाइम्स हैं वो भी पाचन का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार का जो पाचन है वो क्या कहलाता है? अंत्यकोशिकीय पाचन कहलाता है। तो इन सब चीज़ों की जानकारी जो है वो हमें कहाँ से मिलती है? जैव रसायन या बायोकेमिस्ट्री से मिलती है। उसके बाद पांचवा इंपॉर्टेंस या महत्व है श्वसन या रेस्पिरेशन। तो कोशिका के अंदर भोजन के घटकों का ऑक्सीकरण होता है जिससे ऊर्जा प्राप्त होती है। तो जो भी भोजन हम लोग ग्रहण करते हैं वो ब्लड के थ्रू कहाँ पहुँचता है? हमारी कोशिकाओं के अंदर पहुँचता है, और कोशिकाओं में भोजन का क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है, और ऑक्सीकरण के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। तो ऑक्सीजन के द्वारा भोजन का ऑक्सीकरण होता है और इसी ऑक्सीकरण से ऊर्जा निकलती है, और इसी ऊर्जा को एटीपी के रूप में संग्रहित कर लिया जाता है या स्टोर कर लिया जाता है। ये जो ऊर्जा है वो जीव की विभिन्न क्रियाओं के लिए आवश्यक है। जैसे हम लोग जो भी फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं, ठीक है, चलते हैं, दौड़ते हैं, बैठते हैं, ठीक है, या हम लोग सांस लेते हैं, या हमारी कोशिकाओं के अंदर जितनी भी क्रियाएं होती हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं, उन सब के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अर्थात एक कोशिका को जीवित रहने के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों की जो जानकारी है वो हमें कहाँ से मिलती है? बायोकेमिस्ट्री के अध्ययन से मिलती है। उसके बाद छठा महत्व या इम्पोर्टेंस है रोग निदान, या जिसे इंग्लिश में बोलते हैं डिजीज डायग्नोसिस। मनुष्य में होने वाले विभिन्न रोग किसी जीन या एंजाइम की दुष्क्रिया के कारण होते हैं। दुष्क्रिया अर्थात डिसफंक्शनिंग के कारण। तो या तो जीन में डिफेक्ट होगा या फिर उस जीन के द्वारा जो एंजाइम बनाया गया होगा उस एंजाइम की जो क्रिया है, जो एक्टिविटी है, उसमें कोई ना कोई डिफेक्ट होगा जिस वजह से रोग होता है। तो अगर हम इस जीन को रिपेयर कर लें, यानी जीन को सही कर लें, या फिर जो एंजाइम बन रहा है उस एंजाइम को सही तरीके से बना लें, तो हम लोग इस रोग का हम लोग क्या कर सकते हैं? उपचार कर सकते हैं।
ठीक है। तो इस प्रकार हमें रोग निदान के बारे में जो जानकारी है वो कहाँ से मिलती है, बायोकेमिस्ट्री से मिलती है। उसके बाद सातवां इंपॉर्टेंस है औषधि या मेडिसिन्स। औषधि के निर्माण के लिए विभिन्न रसायनों को सही मात्रा में मिलाने की आवश्यकता होती है। अब कोई भी मेडिसिन बनाई जाती है तो उसके लिए कौन कौन से रिएक्टेंट्स यूज़ करने हैं जिससे हमें वांछित या डिज़ायर्ड प्रोडक्ट मिल सके, इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, बायोकेमिस्ट्री से मिलती है। जो भी मेडिसिन बन रही है वो कोशिका के अंदर जाकर कोशिका के ऊपर या हमारे शरीर के ऊपर क्या प्रभाव डालेगी, इस बात की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, बायोकेमिस्ट्री से मिलती है। उसके बाद आठवां इंपॉर्टेंस है आहार विज्ञान या फूड साइंस। तो विभिन्न खाद्य पदार्थों के अध्ययन से हमें मानव एवं पशु की आधारभूत समस्याओं को हल करने में सहायता मिलती है। जैसे मानव की बहुत सारी समस्याएं हैं फूड से रिलेटेड, ठीक है। फूड की जो क्वालिटी है उससे रिलेटेड बहुत सारी समस्याएं हैं। जो फूड है उसके अंदर कौन कौन से प्रोटीन्स होनी चाहिए या कितनी मात्रा में प्रोटीन्स होनी चाहिए, कितनी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स होनी चाहिए जो हमारे शरीर के लिए उपयुक्त हों, ठीक है। ये सारी की सारी जो समस्याएं हैं वो फूड से रिलेटेड रहती हैं मानव को। इसके अलावा पशुओं के अंदर अगर हम लोग मिल्क प्रोडक्शन की बात करें तो पशु जो हैं वो मिल्क का प्रोडक्शन तभी ज़्यादा कर पाएंगे जब हम उनको दिया जाने वाला फूड जो है वो हाई क्वालिटी का होगा। तो उसके अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए, इन सब चीज़ों की जानकारी जो है वो हमें कहाँ से मिलती है, बायोकेमिस्ट्री या जैव रसायन से मिलती है। इसके अलावा दूसरा है कुपोषण को सुधारना। अब जो माल न्यूट्रिशन है, ठीक है, माल न्यूट्रिशन या कुपोषण क्या होता है, जैसे मान लो भोजन की कमी हो गई, ठीक है। भोजन की कमी की वजह से जो ह्यूमंस हैं या मनुष्य हैं उनका सही तरह से विकास नहीं हो पाता है, और यही जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, कुपोषण या माल न्यूट्रिशन कहलाती है, ठीक है। अब फूड की जो सप्लाई है वो किस तरह से बढ़ाई जा सके या फूड का जो उत्पादन है वो किस तरह से और अधिक बढ़ाया जा सके, इन सब चीज़ों की जो जानकारी है वो हमें कहाँ से मिलती है, बायोकेमिस्ट्री से मिलती है। इसके अलावा जो फूड है, जो मार्केट के अंदर फूड अवेलेबल हो रहा है या जो ह्यूमन बींग्स को फूड मिल रहा है उसकी क्वालिटी जो है वो हाई होनी चाहिए, ठीक है। यानी जो पोषण मूल्य है उसको भी बढ़ाया जा सकता है। तो ये सब कैसे संभव है, बायोकेमिस्ट्री या जैव रसायन की वजह से ही ये संभव है। इसके अलावा खाद्य पदार्थों के संग्रहण व निर्माण के समय होने वाली रासायनिक क्रियाओं के बारे में जानकारी मिलती है जिससे पोषण पदार्थों को नष्ट होने से बचाया जा सकता है। जैसे हम लोग अचार बनाते हैं घरों में, तो अचार जो है वो नष्ट हो जाता है कभी कभी, ठीक है। तो बायोकेमिस्ट्री हमें ये बताती है कि जो अचार है वो किस वजह से खराब हो गया है, ठीक है, या जो दूध है वो किस वजह से खराब हो गया है, ठीक है। तो जितने भी फूड मटेरियल्स हैं उनके खराब होने की वजह हमें कहाँ से पता चलती है, बायोकेमिस्ट्री की वजह से चलती है। जो खराब होने की वजह है वो क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है, एक रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। अगर हम इस रासायनिक अभिक्रिया का पता लगा लें और उसे होने से रोक दें तो हम फूड मटेरियल को नष्ट होने से बचा सकते हैं। उसके बाद बायोकेमिस्ट्री का 9th इंपॉर्टेंस है यूज़ इन एग्रीकल्चर, यानी कृषि में उपयोग। तो बायोकेमिस्ट्री के उपयोग से हम लोग फसलों की उपज को बढ़ा सकते हैं। फसलों की उपज को बढ़ाने के लिए जो जेनेटिक लेवल पर या आनुवंशिक स्तर पर पौधों की कोशिकाओं में क्या क्या परिवर्तन करने हैं या किस तरह से परिवर्तन करने हैं, इन सब की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, बायोकेमिस्ट्री से मिलती है। इसके अलावा जो लाभदायक पशु हैं उनकी जाति को सुधारने और उनके पालन पोषण में भी बायोकेमिस्ट्री जो है वो सहायता करती है। अब पशुओं की जाति को सुधारना है, कौन से पशुओं की, जो लाभदायक हैं हमारे लिए, ठीक है। जैसे गाय है, भैंस है, ठीक है, ऊँट है, भेड़ है, बकरी है। तो ये जितने भी पशु हैं इनकी जाति को सुधारने के लिए क्या क्या हमें प्रयास करने चाहिए, इन सब की जानकारी जो है वो हमें बायोकेमिस्ट्री से मिलती है। और उनका पालन पोषण किस प्रकार से करना है,
ठीक है, कौन कौन सी उनकी डाइट रखनी है या भोजन के अंदर उनको क्या क्या देना है, इन सब की जानकारी जो है वो हमें बायोकेमिस्ट्री से मिलती है। इसके अलावा वनस्पतियों से प्राप्त अनाजों एवं फलों के गुणों में सुधार का ज्ञान प्राप्त होता है। तो जितनी भी धान्य फसलें हैं उन्हें हम लोग अनाज भी बोल देते हैं या सीरियल्स भी बोल देते हैं, जैसे धान है, गेहूं है, ठीक है, बाजरा है, ये सब धान्य फसलें कहलाती हैं। तो इनके अंदर प्रोटीन की मात्रा या कार्बोहाइड्रेट की मात्रा जो है उसको बढ़ाकर हम लोग इनके गुणों में सुधार कर सकते हैं। या जितने भी फ्रूट्स आते हैं, है ना, जितने भी प्रकार के फल हैं, उन सभी फलों के अंदर कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स या फैट्स उपस्थित होने चाहिए, इन सब की जो जानकारी है वो हमें कहाँ से मिलती है, बायोकेमिस्ट्री या जैव रसायन से मिलती है, जिससे हम इनके गुणों में सुधार कर सकते हैं। तो ये था बायोकेमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर, इम्पोर्टेंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री या जैव रसायन का महत्व।